नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की जो किसी पहेली से कम नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक ऐसी दुनिया थी जो हमारी कल्पना से भी आगे है। और मजे की बात यह है कि ये उन चीजों के लिए नहीं जानी जाती जो वहां थीं, बल्कि उन चीजों के लिए जो वहां नहीं थीं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब हम किसी महान प्राचीन साम्राज्य के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है दिमाग में आते हैं शक्तिशाली राजा, आलीशान महल, ऊंचे ऊंचे मंदिर और हाँ, बड़े बड़े युद्ध, है ना? मिस्र हो या मेसोपोटामिया, ज्यादातर महान सभ्यताओं की कहानी तो यही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से कुछ भी नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ भी नहीं। और बस यहीं से उनकी असली और सबसे दिलचस्प कहानी शुरू होती है। तो हमारा पहला सेक्शन है राजाओं के बिना शहर। ये एक बिल्कुल अलग तरह की शक्ति की कहानी है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, सत्ता का केंद्र होता है राजा का महल। लेकिन सिंधु घाटी में एक भी महल का कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। तो ऐसा लगता है कि ताकत किसी एक राजा के हाथ में थी ही नहीं, बल्कि शायद नागरिक समितियों या परिषदों में बटी हुई थी। ये एक लाइन ना सब कुछ बयां कर देती है। एक शहर जो नालियों से चलता था, राजाओं से नहीं। मतलब उनकी असली ताकत किसी राजा महाराजा के आलीशान स्मारकों में नहीं, बल्कि उनकी कमाल की शहरी योजना और जो पब्लिक वर्क्स थे उनमें थी। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, मंदिरों के बिना आस्था। क्या ये एक सेक्युलर समाज था? ज्यादातर प्राचीन शहरों में धर्म और मंदिर ही सब कुछ होते थे, पब्लिक लाइफ का सेंटर। लेकिन सिंधु घाटी में हमें एक भी बड़ा मंदिर नहीं मिला। हाँ, कुछ जगहों पर जैसे कालीबंगन में अग्निवेदियां जरूर मिली हैं, पर उससे भी यही लगता है कि धर्म जो था वो एक निजी मामला था, कोई सरकारी या राजकीय व्यवस्था नहीं। हाँ, हमें पशुपति या जिसे आद्य शिव भी कहते हैं, उनकी मोहरें मिली हैं। मातृ देवी की टेराकोटा की छोटी छोटी मूर्तियां भी खूब मिली हैं। लेकिन इन सब से किसी एक व्यवस्थित पूजा पाठ वाली प्रणाली का कोई सबूत नहीं मिलता। ये सब इशारा करते हैं एक व्यक्तिगत आस्था की तरफ, न कि किसी संगठित राजकीय धर्म की तरफ। और अब तीसरा सेक्शन, योद्धाओं के बिना पहिए। क्या ये एक शांतिप्रिय संस्कृति थी? ये लाइन सुनिए, शांत अस्तबल, पहिए थे पर योद्धा नहीं। ये एक बहुत बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रही है, घोड़ों की कमी। और घोड़े तो जैसा कि हम जानते हैं, पुराने जमाने की लड़ाइयों का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। जब खुदाई हुई तो घोड़ों के अवशेष लगभग न के बराबर मिले। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि घोड़ों से चलने वाले रथ भी नहीं थे, और तो और हमें कोई कवच या हेलमेट जैसी चीजें भी नहीं मिली हैं। ये सारी बातें मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं कि ये संस्कृति शायद बड़े बड़े युद्ध और सैन्य विजय पर केंद्रित थी ही नहीं। और एक और हैरान करने वाली बात, ये भी एक पहेली ही है। कहते हैं सभी जानवरों को उकेरा गया सिवाय एक पवित्र जानवर के। उनकी हजारों मोहरें मिली हैं, पर उन पर एक खास जानवर कभी नहीं दिखता। देखिए, उनकी मोहरों पर हाथी है, गैंडा है, बाघ भी है। ये सब जानवर आम हैं, लेकिन गाय और घोड़ा, इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा रहस्य। तो अगर ये सब नहीं था तो फिर था क्या? चलिए अब असली हड़प्पा की कहानी पर आते हैं, वो चीजें जो हम पक्के तौर पर जानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि वो कमाल के शहरी योजनाकार थे। उनकी सड़कें ग्रिड पैटर्न में थीं और उनकी जल निकासी व्यवस्था तो आज भी हैरान कर देती है। वो कुशल कृषि इंजीनियर थे। कालीबंगन में जुते हुए खेतों के सबूत मिले हैं। वो लंबी दूरी के व्यापारी भी थे। लोथल में मिला विशाल डॉकयार्ड इस बात का गवाह है। और हाँ, वे अनोखे शिल्पकार थे। चनहुड्डड़ों में मन के बनाने में माहिर थे और दुनिया में सबसे पहले कपास के कपड़े का इस्तेमाल करने वालों में से थे। ये जो नंबर दिख रहा है 10, धोलावीरा में एक साइन बोर्ड मिला था जिस पर इतने ही बड़े अक्षर पाए गए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का मिला सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है। उनकी सभ्यता का सफर भी बड़ा दिलचस्प था। देखिए, शुरुआती दौर में गांव बने, धीरे धीरे शिल्पकला शुरू हुई। फिर आया परिपक्व दौर, जब बड़े बड़े शहर बने, मोहरों का इस्तेमाल हुआ और व्यापार फला फूला। लोथल का डॉकयार्ड उस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा हब था।
और फिर आया आखिरी दौर, जब शहरीकरण कम होने लगा और शहर धीरे धीरे वीरान होते चले गए। लेकिन इन सब के बावजूद उनका सबसे बड़ा राज आज भी एक ताले में बंद है, और वो राज है उनकी लिपि। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लोगो सिलिबिक लिपि है जिसमें सैकड़ों अलग अलग चिन्ह हैं। ये हमें मोहरों पर मिलती है, मिट्टी के बर्तनों पर मिलती है, पर मिस्र के लिखावट के उलट हम आज तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। ये पूरी तरह से अनडिसाइफर्ड है। और बस यहीं पर हम आज का सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर हम कभी उनके शब्दों को पढ़ पाए तो वो हमें क्या कहानी सुनाएंगे? शायद एक ऐसी दुनिया की कहानी जो राजाओं, मंदिरों और युद्धों के बिना भी महान हो सकती थी।